नमस्कार दोस्तों। हिंदी के जाने माने हरिशंकर परसाई, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, अपनी अपनी बीमारी। हम उनके पास चंदा मांगने गए। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है, वे हमें भांप गए। हम भी उन्हें भांप गए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है कि यह देगा या नहीं। देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे। वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हमें तो टैक्सी के मारे मर रहे हैं। सोचा यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे, तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है? ये अच्छी जगती लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? अजीब रोग है यह। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाए और कहिए यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए, वह कहेगा इसके हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथिक पढ़े नहीं होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं, काफ़ी लोग भुखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए तो वह कहता है, हाय हम टैक्स से मर रहे हैं। जिसे न लगे वह कहता है, हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे, पर मर जाते हैं निमोनिया। हमें उन पर दया आई। सोचा कहीं की प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है, जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यह छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लोग लेखक इसी बीमारी से मरेंगे। मगर अपने भाग्य में यह कहाँ? अपने भाग्य में तो तुच्छी बीमारियों से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ, दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना दुख अलग होता है। उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहे हैं। अपना दुख है कि एरापट्टी ही नहीं है, जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपये चंदा न मिलने के दुख में मरे जा रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्य वर्धक होती है। कई परिवर्ताएं दूसरी औरतों के उल्टापन की बीमारी से परेशान रहती हैं। वह आदर्श पर आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहाँ कैसे बेईमानी चल रही है। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था, जिस आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, भैया युवावस्था में जिसने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया था उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान से जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरी की बेईमानी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता। मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। गांधी जी विनोबा जैसे की ज़िंदगी बर्बाद कर गए। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपये का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरों का मकान बनाने का योजना बनाई थी। 6 कमरे बन चुके थे।
दो के लिए पैसे की तंगी आ गई। वह बहुत बहुत दुखी है। वह अपने दुख को वर्णन करता है। मैं परिभावित नहीं होता, मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान का 6 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए, पर नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपये का खटका लगा है। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता है। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालय को बेची थी। इस साल 40,000 की बिकी है। कहते हैं बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40 रुपये की किताब इस साल बिकी। ऐसे में कैसे चलेगा। वे चाहते हैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थी, वे बिक गई। मगर जब मैं उन पैसे मांगता हूँ तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हास्य रस पैदा कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से है व्यंग्यकार की वे अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग्य विनोद में शामिल कर लिया जाता। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता, पर मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई। वे दुखी है, पर मैं दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि मैंने बिजली के बिल को भूलकर मुझे उन सब के दुख से दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है। मनुष्य जीवन की मकान कुल 6 कमरों का रह जाता है, और कैसी निर्दयी यह दुनिया है कि 40,000 की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही। वे तीनों प्रसन्न है कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है, और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है, तो एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे। मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सी की बीमारी मुझे दे दे और उससे मैं मर जाऊं। मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। न वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, न बीमारी, और अंत किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा। पुरानी खिलाड़ी सरदार जी जबान से तंदूर को गर्म करते हैं, जुबान से बर्तन में गोश्त चलाते हैं। पास बैठा आदमी से भी इतने जोर से बोलते हैं जैसे किसी सभा में यहाँ माइक बोल रहे हैं। होटल के बोर्ड पर लिखा है यहाँ चाय हर वक्त तैयार मिलती है। ना समझ आदमी चाय मांग बैठता है, और सरदार जी यही कहते हैं कि चाय ही बेचना होता तो उसे बोर्ड पर क्यों लिखता। बादशाह, इधर के नेक बच्चों के लिए कोई चाय नहीं है। समझदार चाय का मतलब समझते हैं, और बैठते ही कहते हैं एक चवन्नी। सरदार जी मोहल्ले के रखवाले हैं। इधर के हर आदमी का चरित्र वे जानते हैं। अजनबी को ताड़ लेते हैं, तंदूर में सलाखे मारते हुए चिल्लाते हैं। वो 2 बार ससुराल में रह आया है जी, जरा बच के उसके घर में दो जी। किसी के गले में डालना चाहता है, जरा बच के बादशाह। 2 जचकी उसके हो चुकी है, तीसरे के लिए बाप के नाम की तलाश जारी है, जरा बच के। उसकी खादी पर मत जान जी, खादी की फुटकर बेचता है, जरा बच के। उस आदमी को मेरे साथ 2-3 बार देखकर सरदार जी ने आगे किया कि वह पुराना खिलाड़ी है, जरा बच के। जिसे पुराना खिलाड़ी कहता था वह 35-40 के बीच का सीधा आदमी लगता था, हमेशा परेशान, हमेशा तनाव में। कई आधुनिक कवि उससे तनाव उघार मांगने आते थे। उसमें बचने लायक कोई बात मुझे नहीं लगती थी। घंटी एक दिन वह अचानक आ गया, पहले से बिना बताए, बिना घंटी बजाए, बिना पुकारे। वह दरवाज़ा खोलकर घुसा और कुर्सी पर बैठ गया। बदतमीज पर मुझे गुस्सा आया था। बाद में समझ गया कि इसने बदतमीज का अधिकार इसलिए हासिल कर लिया है कि वह अपने काम से मेरे पास नहीं रहता। देश के काम से आता है। जो देश का काम करता है उसे थोड़ी बदतमीजी का हक है। देश सेवा थोड़ी बदतमीज के बिना शोभा ही नहीं देती। थोड़ी बेवकूफ़ी भी मिली हो और चमक आ जाती है। वह उत्तेजित था। उसने अपना बस्ता टेबल पर पटका और सीधे मेरी तरफ घूर कर बोला, तुम कहते हो कि बिना विदेशी मदद के योजना चला लेंगे, मगर पैसा कहाँ से लाओगे। तुम्हारे पास देश में ही साधन जुटाने की कोई योजना है। वह उत्तेजित था। उसने अपना बस्ता टेबल पर पटका और सीधे मेरी तरफ घूरकर बोला, तुम कहते हैं कि बिना विदेशी मदद की योजना चला लोगे, मगर पैसा कहाँ से लाओगे। हे, तुम्हारे पास देश में ही साधन जुटाने की कोई योजना। वह जवाब के लिए मुझे घूर रहा था। मैं हमले से उखड़ गया। योजना की बात मैंने नहीं, मंत्री ने कही थी। वह अंत मंत्री से नाराज था। डांट मुझे पड़ रही थी। उत्तेजना में उसने 3 कुर्सियां बदली, बस्ते में पुलिंदा निकाला, बोला, जीभ उठाकर तालू से लगा देते। लो, आंतरिक सुधार जुटाने की यह स्कीम। घंटा भर अपनी योजना समझाता रहा। कुछ हल्का हुआ, पुलिस बस्ते में रखा और चला गया। हफ्ते भर बाद वह फिर आया, वैसे ही तनाव में।
भड़ से दरवाज़ा बोला, बस्ते को टेबल पर पटका और अपनी कुर्सी पर बोला, मुझ तुम कहते हो रोड ट्रांसपोर्ट के कारण रेलवे की आमदनी कम हो जाती है, मगर कभी सोचा है मोटर ट्रक वाले माल भेजने वालों को कितने सुविधा देते हैं? लो यह स्कीम, इसके मुताबिक काम करो। उसने रेलवे की आमदनी बढ़ाने के तरीके मुझे समझाए। वह जब जब आता मुझे किसी विभाग की मंत्री समझकर डांटता, फिर अपनी उत्तेजना समझता। उसने मुझे शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री सब बनाया। उसे लगता था वह सब ठीक कर सकता है, लेकिन विवश है, सत्ता उसके हाथ में ही है नहीं, उससे जो बनता है करता, योजना और सुझाव भेजता रहता। सरदार जी ने कहा, जब मुल्क है, हे भगवान, इसे सट्टा खेलते खेलते बनाया होगा। इधर मुल्क की फिकर से भी रोटी निकलती है, फिर भी आपसे पूछता है पिद्दी का कितना शोरबा बनता है। बताइए, कुछ अंदाज़ा दीजिए। मुल्क की फिक्र करते करते गांधी और नेहरू जैसे चले गए, अब यह पिद्दी क्या सुधार लेगा? इस मुल्क को भगवान ने खास तौर से बनाया है। भगवान की बनाई चीज़ में इंसान सुधार क्यों करे? मुल्क सुधरेगा तो भगवान के हाथ से ही सुधरेगा, मगर इंसान से जरा वस्तु के पुराना खिलाड़ी है। मैंने कहा, खिलाड़ी होता तो ऐसी हालत में रहता? सरदार जी ने कहा, उसका सबब है, वह छोटे खेल खेलता है, छोटे दांव लगाता है। मैंने उससे समझाया कि एक दो बड़े दांव लगा और माल समेटकर चैन की बंसी बजा, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। सरदार जी मुझे उससे बचने के लिए बार बार आग्रह करते, पर खुद उसे नाश्ता करा देते, कभी रोटियां देते, कभी रुपए देते। मैंने पूछा तो सरदार जी ने कहा, आखिर इंसान है, फिर उसके साथ बीवी है भी है। उसने वह कमाल कर दिखाया जो दुनिया में किसी से नहीं हुआ। उसने बीवी को यह मनवा लिया कि वह देश की किस्मत को पलटने के लिए पैदा हुआ है। वह कोई मामूली काम करके ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसका एक मिशन है। बीवी खुद भी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके घर वाले का मिशन पूरा हो जाए। वह दिन दिन रात ज़्यादा परेशान होता गया। जब मुझे मिला जाता किसी मंत्रालय की शिकायत करता। अचानक वह गायब हो गया। 8-10 दिन नहीं दिखा तो मैंने सरदार जी से पूछा। उन्होंने कहा, डिस्टर्ब मत करो, बड़े काम में लगेगा। मैंने पूछा, कौन सा काम? सरदार जी ने कहा, उसकी तफसील में मत जाओ, बस बम बना रहा है, इनकलाबी काम कर रहा है। एक दिन वह सरकार के सिर पर बम पटकने वाला है। मैंने सच कहा, सच? हाँ, वह बम बना रहा है। सरदार जी ने कहा, हाँ जी, वह नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, उसे सरकार के सिर पर दे मारेगा, दुनिया पलट देगा। बादशाह, एक दिन वह संविधान लेकर आ गया और दुबला हो गया, मगर चेहरा शांत था। फरिश्ते ही तरह, नाथिंग विल चेंज अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बदलना ही पड़ेगा इस देश में। बुनियादी क्रांति चाहिए, बुनियादी क्रांति के लिए क्रांतिकारी संविधान चाहिए। मैंने नया संविधान बना लिया है। बस्ते से उसने पुलिंदा निकाला और मुझे संविधान लगा समझाने लगा, यह पूरी बल है, यह फंडामेंटल राइट्स का खंड है। इस संविधान में एक बुनियादी क्रांति की बात है। देखो, मनुष्य ने अपने राज्य के हाथों क्यों सौंपा है? इसलिए कि राज्य उसका पालन करे। राज्य का यह कर्तव्य है, मगर आदमी से काम करवाना चाहता है, वह गलत है। बिना काम के लिए आदमी का पालन होना चाहिए। मैं जो पिछले 10 सालों से कुछ नहीं कर सक रहा, सो मेरा परसोसेंट है। मैं राज्य पर नैतिक दबाव डालकर उसका कर्तव्य करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आई डोंट माइंड। छोटे लोग हैं, मेरे मिशन को नहीं समझ सकते। मैंने कहा, कोई काम नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं होगा, तब राज्य पालन कैसे कर सकता है? उसने मुझे समझाया, आप आदमी को नहीं जानते, वह मना करने पर ही काम करता है, यह उसकी मजबूरी है। मैंने इज टू रेंट, अगर राज वह भी दे गई तो कोई काम मत करो, तुम्हारा पालन हम करेंगे, तब भी लोग काम जो है आदमी ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद।